सुनीता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके अंदर जैसे गुस्से का ज्वालामुखी धधक उठा। विवाह के इतने वर्षों बाद उम्र के इस पड़ाव पर पिछली बार आश्वासन देने के बावजूद महेश की ये आपत्तिजनक गतिविधियां जारी है। और दुस्साहस तो देखिए, घर में फोन करने की अनुमति तक दे दी उसको। संजोग से फोन लाइन पर आ गई, वरना उसे पता ही नहीं चलता कि महेश की नई रास लीला का श्री गणेश हो चुका है। निराश, अपमानित और बुझी हुई सी सुनीता बाहर के कमरे में आई और महेश के सामने खड़ी हो गई। बड़े कष्ट से वह अपनी तमतमाहट पर अंकुश रख पाने में समर्थ हो पाई। महेश के मुख पर उभरी चमक तथा संगता उसकी क्रोधाग्नि में घी का काम कर रही थी। ये सुमन कौन है? उसने तेज किंतु संयत स्वर में पूछा। डार्लिंग, ये 100 नाम की महिलाएं मुझे बड़ा परेशान करती है। पंडित जी कह रहे थे कि मेरी जन्मपत्री में ऐसे ग्रह हैं जो सुनीता के अंतर्मन में कई अन्य नाम तैर गए। सीमा, सिया, शालिनी सब 100 से शुरू होते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? महेश चाहक रहा था। शर्म अनायास सुनीता के मुंह से फिसल गया। सुनीता अचानक महेश की मुख मुद्रा कठोर हो गई और वह लगभग चीख पड़ा। महेश, अपनी आवाज नीची रखो। मुझे तो आश्चर्य होता है तुम्हारे उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार को देखकर। जरा अपने उस पद, सामाजिक प्रतिष्ठा, वैवाहिक जीवन की मान मर्यादा का तो ख्याल करो। पर शायद तुमने तो जीवन के सारे मूल्यों को ताक पर रख दिया है। सुनीता का स्वर भरा गया और उसकी आंखों में नमी भर आई। सटा, ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं। महेश तमतमा गया। उसने अगण्य दृष्टि से सुनीता को निर्णायक स्वर में बोला, तुम्हें मेरे निजी जीवन में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। महेश, तुम्हारी ये हरकतें मेरे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है। फिर पतिपत्नी के अटूट बंधन के होते तुम्हारा और मेरा कोई निजित नहीं। हम एक हैं और अपने कर्मों कुकर्मों से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सुनीता सहज स्वर में बोली, यार क्यों बोर करती हो? सुबह सुबह कहकर महेश जूते मोजे पहनने लगा। आज छुट्टी के दिन भी बाहर जा रहे हो? तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? कहाँ जा रहे हो? क्या फोन वाली के पास? अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम मेरा क्या कर लोगी? महेश की हठ धर्मिता सुनीता को कहीं बहुत गहरे तक आहत कर गई। उसने अविश्वास पूर्वक उसको घूर कर देखा और बोली, निश्चित रूप से रोकूंगी तो नहीं विरोध करूंगी। यदि असफल रही तो विद्रोह के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा मेरे पास। महेश हंसा, एक खलनायक हंसी, फिर कमीज पर सेंट छिड़कते हुए बोला, ये अधिनायक इतना असक्त नहीं जहां फौजी क्रांति द्वारा उसकी सत्ता को पलट दिया जाए। और तुम जैसी शक्तिहीन, आश्रय रहित नारी महेश क्रांति की सफलता के लिए रक्तपात जरूरी नहीं। महेश की बात बीच में ही काटकर सुनीता शांत स्वर में बोली। उसके अंदर में छाया, निराशा और उदासी का कुहासा धीरे धीरे छटने लगा था और एक सुस्पष्ट योजना की रूपरेखा निर्मित होने लगी थी। तो क्या घर छोड़ो आंदोलन शुरू करोगी? महेश ने प्रश्न पूछा। उत्तर की उपेक्षा उसे थी नहीं। सुनीता ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। महेश बाहर चला गया। गाने की धुन गुनाता हुआ सुनीता धम से सोफे पर बैठ गई। चिंताग्रस्त, उलझी और ठगी सी वह देर तक बैठी रही। अगली कार्यवाही पर विचार करते हुए वह बार बार अतीत की धूल भरी गलियारों में खो जाती। पहला धक्का उसे विवाह के 1 वर्ष बाद ही लगा था। महेश के विवाह हुआ तो उसने भाग्य को सहारा रहा था। जिस घर में 4 लड़कियां हों और पिता की आर्थिक स्थिति उसके विवाह में बाधा हो, ऐसे में सरकारी नौकरी वाला देखने भालने में ठीक ठाक पुणे में अपने स्वतंत्र सरकारी आवास में रहने वाला महेश जैसा वर सचमुच वरदान बनकर आता है। वह पुणे आ गई। अपना स्वतंत्र अस्तित्व और जीवन यापन की समस्त सुविधाएं उसे जीवन में स्थापित कर गई। पर पहले धक्के के साथ ही उसके स्थापित होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। पड़ोस की श्रीमती मेहता की भतीजी गांव से आई हुई थी। बीए करने के लिए अंग्रेजी में कमजोर थी। महेश ने अंग्रेजी में एमए किया था। बातों बातों में श्रीमती मेहता ने महेश से अनुरोध किया और उसने सुधा को कभी कभार अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। उस दिन मंगलवार था।
शाम को वो मंदिर से लौटी तो उसने देखा महेश सुधा को अंग्रेजी नहीं प्रेम पाठ पढ़ा रही है। वो अकस्मात समय पूर्व लौट आई थी और उन दोनों की चोरी पकड़ी गई। उसने घर सिर पर उठा लिया। साथ ही वो सीधे मिज मेहता के पास गई और सुधा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। श्रीमती मेहता भी अपनी भतीजी से बेहद नाराज हुई। उन्होंने उसकी पढ़ाई बंद कर तत्काल वापस गांव भेज दिया। वह तब अपने पति के भटके कदमों को बांधने में सफल हुई थी, पर उसके अंतर में कुछ चटक कर टूट गया था। उसने उस कटु अनुभूति को एक दुस्वप्न की भांति भुला दिया। परिस्थितियों ने भी इसमें उसकी सहायता की। दूसरे बस पंकज उसकी गोद में आया। मातृत्व का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कितनी लंबी कष्ट साध्य साधना करनी पड़ती है, इसे केवल नारी ही समझ सकती है। इस बीच महेश भी किसी विभागीय परीक्षा की तैयारी में जुटा रहा। वह संतुष्ट हो गई। जिस तन्मयता और लगन से उसने पढ़ाई की वह सराहनीय थी। इसका सुपरिणाम भी निकला। वह सफल हो गया। उसकी पदोन्नति हो गई। पद और वेतन में तो वृद्धि हुई ही, साथ में घर पर सरकारी फोन लग गया। ये विकास के ऊंच पद और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वे बहुत खुश थे। दफ्तर में प्रमोशन मिला। घर में भी उसने महेश को पिता बनाकर उच्च पद पर आसीन कर दिया था। तब उसे लगा जैसे जीवन कितना अर्थपूर्ण और खिली धूप सा चमकीला और सुखद है। पर तभी एक दिन उसके जीवन की शांत झील में एक बड़ा सा पत्थर आ गिरा और तलहटी तक उसे अशांत कर गया। महेश 3 दिन के लिए सरकारी काम से टूर पर सिंगापुर गया था। उसके पीछे उसके कार्यालय के एक सहकर्मी और मित्र अमन कुमार घर आए थे। सुनीता ने उसका स्वागत किया, चाय पिलाई। बातों बातों में अमन ने कहा, भाभी जी क्षमा करें, मैं एक विशेष कारण से आपके पास आया था। कहिए। दफ्तर में महेश की बहुत बदनामी हो रही। क्या मतलब वह अपनी पीए शालिनी के साथ खुलकर खेल रहा है। पूरा दफ्तर इस बात को जानता है। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि वह शालिनी को टूर पर सिंगापुर ले गया है। वह विस्फारित नेत्रों से अविश्वास पूर्वक अमन को बस ताकती रह गई। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी वो बोल नहीं सकी। भाभी जी, ये मत सोचिए कि मैं दोस्त की पीठ पीछे बुराई कर रहा हूँ। उसकी बदनामी सुनकर तकलीफ होती है, इसलिए मैं हार कर आपके पास चला आया। कृपा कुछ करिए। ये पहला अवसर था जब उसे लगा जैसे उसका पारिवारिक जीवन ध्वस्त हो गया है। उसके अंतस में काफी कुछ टूट फूट कर नष्ट हो गया। अपने कंधों पर एक अनाम पीड़ा का भार लिए महेश के लौटने को प्रतीक्षा करने लगी। रविवार की शाम महेश लौटा। एकदम गुलाज की तरह खिला, प्रातः काल जागे पक्षियों की तरह चहचहाता। वह बुझी बैठी थी। निराशा और उदासी के अंधेरे से आवृत महेश उसके लिए उपहार लाया था। सिल्क की मूंगा रंग की साड़ी, उसका मनपसंद रंग चंदन की एक डिब्बी और ना जाने क्या क्या। उसने उन उपहारों को छुआ तक नहीं। केवल गहरी निगाहों से वह अपने ठग पति को घरे जा रही थी। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? महेश ने अचका कर पूछा। मेरी तो ठीक है, तुम अपनी कहो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? महेश, सच बताना, सिंगापुर के टूर पर तुम अपनी पीए शालिनी को ले गए थे? उसने करुणा मिश्रित स्वर में पूछा। अचानक महेश का रूपांतर हो गया। वह क्रोधित हो दहाड़ा, तो तुम मेरी जासूसी करती रही हो। जब पुरुष गलत काम करता है तो उन्हें पता करने के लिए जासूसी की जरूरत नहीं पड़ती। कचरे के ढेर की बदबू की तरह उसकी बदनामी चारों तरफ फैल जाती है। सुनीता, बकवास बंद करो, चीखो मत। एक तरफ पराई स्त्रियों के साथ रंगरलियां मनाते हो और घर में पत्नी पर धस जमाते हो। मनाता हूँ रंगरलिया, तुम क्या कर लोगी? महेश का व्यवहार कटु ही नहीं तानाशाही हो चला था। उसमें अनाचार के साथ साथ प्रताड़ना और दुस्साहस का भी समावेश हो गया था। महेश के क्रूरता पूर्ण व्यवहार के समक्ष वह विवश हो गई। उसका विरोध गर्म दूध में मिली चीनी की तरह घुलकर नष्ट हो गया और उसके आंसू उमड़ पड़े। रोने से उसका दिल कुछ हल्का हुआ, किंतु महेश के प्रति दमिक आक्रोश उसे धीरे धीरे क्रूर बनाने लगा। तनाव और चिंता के कारण उसे सिर दर्द होने लगा। उस दिन अपने बेटे के साथ उसने जो कुछ किया उसको कटु स्मृति सर्प दंश सी टीसती है।
इतने दिन हो गए पर वो आज तक अपने आप को क्षमा नहीं कर पाई है। उसके सिर में दर्द हो रहा था। जब महेश द्वारा किया गया विश्वासघात वाद विवाद का विषय बनता, वह महेश की हठधर्मिता के सामने हार जाती रोती और सिर दर्द से छटपटाती। ऐसे ही एक शाम को उसका बेटा उसके पास आया और बोला, मम्मी मैं पीयूष के घर जा रहा हूँ। नहीं कहीं मत जाओ, घर में बैठकर पढ़ो। वह बिगड़ी, मैं तो अभी स्कूल से आया हूँ मम्मी, ठीक है खेलो, पर पीयूष के घर मत जाना। मम्मी पीयूष ने मुझे बुलाया है, मैंने कहा ना वहाँ नहीं जाना है। मम्मी एक बार जाने दो। पीयूष के पापा लंदन से आए हैं, उसके लिए बहुत से खूबसूरत खिलौने लाए हैं, उन्हें दिखाने के लिए पीयूष ने मुझे बुलाया है। बाप की तरह तू भी मेरा खून पीने लगा है। एक बार के कहने से बाद में तेरी समझ में नहीं आती। और उसने तरह 3-4 चांटे उस अबोध निर्दोष बालक के गाल पर जड़ दिए थे। पहले तो बेटा सदबद्ध रह गया, उसने पहली बार मार खाई थी। वह भौचका सा देखता रहा, फिर सुबकता हुआ अंदर चला गया। बाद में वह भी कितना रोई थी, तो क्या उसने बाप का गुस्सा बेटे पर उतारा था। पर बेचारे लड़के का क्या दोष था। समय का रथ चक्र अपनी गति से चलता रहा। जीवन में सारे सुखों की उपलब्धि के बावजूद उसके अंतर्मन का एक महत्वपूर्ण कोना खाली था। महेश द्वारा बार बार किया जाने वाला विश्वासघात उसके जीवन का वह छेद था जिसमें से उसकी सारी खुशी हर पल रिसती रहती। महेश की रास लीलाएं चालू थी। शालिनी गई तो सीमा आ गई, सीमा का तबादला हुआ तो कोई सिया मिल गई, अब कोई सुमन प्राप्त हो गई है। रंगलियां मनाने के लिए नहीं, ये सब नहीं चलेगा। महेश द्वारा किए जाने वाले विश्वासघात को अब और नहीं झेल पाएगी। शाम को महेश घर लौटा, तब तक सुनीता ने अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया था। सारे दिन क्या सुमन के साथ रहे? उसने शांत भाव से पूछा, तुम्हें मतलब? महेश ने रूखेपन से उत्तर दिया, महेश कब तक तुम मेरे धैर्य की परीक्षा लेते रहोगे? मेरी समझ में नहीं आता, तुम क्यों मुझे इस तरह सता रहे हो? सुनीता, तुम बेकार में मेरी निजी जिंदगी में टांग अड़ा रही हो। मैं पुरुष हूँ, जो चाहो करूँ, तुम घर में रहो। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि तुम शुरू से मेरे साथ विश्वासघात करते रहे हो। क्या कोई नारी ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति अन्य महिलाओं के साथ प्रेम लीला करता रहे? सुनीता, मुझे ये नुक्ता चीनी पसंद नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं करूँगा। महेश, मुझे बताओ तो सही, मुझ में क्या कमी है? ऐसा उन लड़कियों में क्या है जो मुझ में नहीं? हमारे घर में किस बात की कमी है जिसके कारण तुम ऐसा करते हो? सुनीता, मुझे ये 24 घंटे की खचखच पसंद नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुम आधारहीन आरोप विविधता की चाह में महेश इतना क्रूर हो गया कि वो स्वयं दोषी होने के बावजूद उस पर दोषारोपण कर रहा था। सुनीता मौन हो गई। महेश एक फिसलन भरे मार्ग पर काफी दूर निकल चुका था, जहाँ से वार्ता के द्वारा, प्रेम तथा तर्क के द्वारा उसे वापस लौटाना मुश्किल था। एक लंबी मौन की दीवार खींच गई। दोनों के बीच शीत युद्ध से कहीं ज्यादा बर्फीला अलगाव पसर गया। दोनों के संबंध में सुनीता ने करीब से संपर्क किया, उसे घर बुलाया। लगभग 11 बजे वो घर आया। वह उसके साथ कार में बैठकर चली गई। जाते जाते नौकरानी से बोल गई, मैं शाम तक लौटूंगी। साहब लंच पर आए तो उन्हें बोल देना और लंच बना लेना। आप नहीं लेंगी? नहीं। दोपहर को महेश घर आया लंच करने। सुनीता नहीं मिली, मिला केवल लंच। नौकरानी द्वारा बनाया गया बेस्वाद बेमजा। उसने नौकरानी से पूछा, मेम साहब कहाँ गई? पता नहीं, एक कार वाला साहब आया था, उसी के साथ गई है, शाम तक आने को बोला है। नौकरानी ने एक सांस में पूरी सूचना दे दी। नौकरानी के उत्तर ने उसे लज्जित कर दिया, खेद भावना से भर गया उसका अंतर। उसे ये प्रश्न नौकरानी से नहीं सुनीता से पूछना चाहिए था। शाम को वह और दिनों की अपेक्षा घर जल्दी लौट आया। सुनीता लौट आई थी। वो बड़ी खुश नजर आ रही थी। चाहती हुई वो नौकरानी को एक के बाद एक आदेश दे रही थी। महेश बुझ गया। वह सुनीता से कार वाले के बारे में पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पाया। आहत अहम आरे आ गया। लगभग 1 सप्ताह तक ये कर्म चलता रहा। कई बार महेश पहले घर लौट आता,
सुनीता बाद में आती। वह सुनीता में आए परिवर्तन को स्पष्ट देख पा रहा था। एक विशेष प्रकार की चमकीली संदिग्धता से आवृत हो गया था। उसका मुख उसकी आंखों से लगता था जैसे वे मुस्कुरा रही है, गा रही है। यही नहीं, आए दिन सुनीता कोई ना कोई उपहार लेकर घर लौटी थी। उस दिन रविवार था, दफ्तर की छुट्टी थी। नाश्ते के बाद सुनीता कपड़े बदलकर तैयार होने लगी। महेश ने देखा और उसके धैर्य का बांध आवेश की तेज बाढ़ में बह गया। क्रोध से कांपता हुआ वो उठा और सुनीता के सामने तनकर्जा खड़ा हुआ। सुनीता एकदम निश्चिंत उसके आवेश से बेखबर अपने गालों पर लालिमा लगाती रही। हिमखंड के समान निर्लिप्त, किस यार के पास जा रही हो? महेश ने विष बुझे स्वर में पूछा। सुनीता ने उपेक्षा से महेश की ओर देखा और बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए वह ड्रेसिंग टेबल की ओर मुड़ गई। मैंने कुछ पूछा था। महेश चीखा, आपको मेरे निजी जीवन में टांग अड़ाने का क्या अधिकार है? पति के होते हुए तुम यारों की कारों में। महेश की बात पूरी होने से पूर्व ही सुनीता ने तमतमाकर कहा, तो तुम्हें मिर्ची लगती है इसलिए कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तकलीफ महसूस हुई, सुनीता ने गंभीर विदुप्ता भरे स्वर में कहा, पर एक नामालूम सी मुस्कान उसके होठों पर उभर आई। देखो सुनीता, अगर तुमने इस घर को वेश्यालय, महेश तुम पुरुष हो, ना दोहरे मानदंड को लागू करने वाले एक अन्याय स्वार्थी और अधीर पति, तुम विश्वासघात कर सकते हो, पर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पति चिन्हों का पालन करे तो वो वैश्या बन जाती है। महेश सत्वद रह गया। मैंने तुम्हें तुम्हारी ही कड़वी दवा की एक घूंट चखाई थी, समूल हिल गया ना। कितनी कड़वी और विषैली है यह अनुभूति, जरा सोचो महेश। यदि तुम पत्नी से एक निष्ठा, विश्वास और अविभाजित प्रेम चाहते हो तो पत्नी को ये सब क्यों नहीं देते? ये प्रेम संबंध समता की नींव पर ही टिक सकते हैं। सुनीता शांत किंतु धीर गंभीर स्वर में कहती चली गई। ये कार वाला कौन है? महेश ने डूबे स्वर में पूछा। इससे पूर्व की सुनीता उत्तर देती, कॉल बेल बजी। सुनीता ने दरवाजा खोल दिया। महेश के समक्ष एक सुखद आश्चर्य उपस्थित हो गया। द्वार पर कबीर खड़ा था। सुनीता के मामा जी का लड़का कबीर। तुम? हाँ जीजा जी, देखकर आश्चर्य हो रहा है। महेश यही है, कार वाला पुणे ट्रांसफर हो गया है इसका, और इसी की कंपनी में मैंने जॉब कर लिया है। सुनीता ने सत्य का उद्घाटन नहीं, जैसे बम विस्फोट कर दिया। महेश सत्वत सा खड़ा रह गया। फिर उससे पूछा, तुम्हें जॉब की क्या जरूरत थी? क्रांति के लिए शक्ति साधना और आर्थिक स्वतंत्रता जुटाना अति आवश्यक होता है, कहकर सुनीता मुस्कुराई और विजय सैनिक सी खड़ी रही। महेश का मन पश्चाताप और अपराध बोध से भर गया। उसे महसूस हुआ उसे सुनीता ने सचमुच परास्त कर दिया है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब